हेलो सिक्स्थ क्लास। अब हम उसी को एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। 8.2 दो क्वेश्चन हमारे हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक सो दैट द 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। आपको ऐसा नंबर फिल करना है जो इस नंबर्स के साथ, इन जो 3 नंबर दिए इनके साथ प्रोपोर्शन में हो। ठीक है, अब आपका ये आ गया B3 का फर्स्ट 4, 5, 8 बॉक्स। ठीक है, अब आपको इधर पे कोई एक नंबर भरना है, तो हम इसको प्रोपोर्शन में मान के चल रहे हैं कि हमको वो नंबर चाहिए जो प्रोपोर्शन में रहे। तो हमने इसको लिख दिया 4:5 प्रोपोर्शन 8:2 बॉक्स। ठीक है, अब हमने वही फॉर्मूला लगाया एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म वाला, प्रोडक्ट ऑफ extreme term is equal to product of middle term. तो अब हमने इसको लिखा 4 into box is equal to 5 into 8। ठीक है, अब बॉक्स को इधर रहने दिया, बाकी 4 का ट्रांसफर किया हमने 5 into 8 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 4, 4 2 8, तो 5 2 10। तो बॉक्स की वैल्यू कितनी आई? बॉक्स इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 4:5 प्रोपोर्शन 8:10। ठीक है, इस तरीके से इनको करेंगे। इसमें 4 ही क्वेश्चन है, बाकी 3 आप लोग अपने आप से कीजिए। ठीक है, बाकी अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताती हूँ 4th वाला। इजी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अच्छा है। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर द नंबर 4, 12, 36 आर इन प्रोपोर्शन। अब इसमें क्या होता है, 3 नंबर दिए हैं 4, 12, 36, चौथा नंबर नहीं दिया। आपको चारों नंबर का पता होता है कि हम चारों नंबर को प्रोपोर्शन में चेक करते हैं तो है या नहीं। तो इसमें जो होता है, जो मिडिल टर्म होता है उसको हम 2 बार यूज़ कर देते हैं। जैसे इधर पे है 4, 12, 36। हाँ, तो इनको हमको चेक करना है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो हम इसको ऐसे मान के चलते हैं, जो 12 है उसको इसके साथ फर्स्ट टर्म का भी पार्ट मानते हैं उसको, और सेकंड टर्म का भी मानते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लेंगे, रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी to the second। तो ये हो गया आपका 4:12, जिसको हम लिख सकते हैं 4:12 इसी तरीके से। अब हम रेशियो ऑफ सेकेंड टू थर्ड करेंगे। तो ये हो गया आपका 12:36, जिसको हम लिख सकते हैं 12:36। ठीक है, अब हम इसको शॉर्ट कर लेंगे। इसको शॉर्ट किया तो ये हो जाएगा 1:3। 4 1 4, 4 3 12। अब इसको हमने किया, इसको किया 2 से, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16।
6 1 जा 6, 3 जा 18, तो ये 1:3 आ गया। ये भी और ये भी प्रोपोर्शन में, इसको लिख सकते हैं आप इन प्रोपोर्शन। These 3 numbers are in proportion। ठीक है, क्लियर? बस हमको इसको चेक करना आना चाहिए। बाकी सबसे ज़्यादा आपको वो फॉर्मूला याद रखना है जिससे आपको सम सॉल्व करनी है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, अच्छी तरीके से कर सकते हैं और करना ही है। अब हम सीखेंगे इसी तरीके से कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। इसके लिए आपको तभी पता चलेगा जब आप उसकी खुद प्रैक्टिस करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ फुटबॉल ग्राउंड इज 3:2। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स find the length if the breadth is 28। अब आपको इसमें लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया है 3:2 का। अब लेंथ और ब्रेड्थ का आपको रेशियो दिया है और आपको ब्रेड्थ दी है, लेंथ नहीं दी, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इधर पे देखो, रेशियो ऑफ लेंथ एंड फुटबॉल ग्राउंड। तो ये आपका हो गया 3:2। ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। ठीक है, अब आपको इसमें लेंथ दी है, लेंथ नहीं दी और ब्रेड्थ दी है। लेंथ की जगह हमने L लिख दिया, ब्रेड्थ कितनी दी आपकी? 28 मीटर। ठीक है, अब आप इस बीच वाले को छोड़ दो, इन दोनों को लो। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस स्टेप में आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ समझ में आई। अगले वाले में लेंथ इजिकल्स टू ब्रेड्थ इजिकल्स टू आपको दिया, लेंथ दी है, लेंथ नहीं दी, ब्रेड्थ दी आपकी 28 मीटर। तो अब आप ये दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को लो, तो आपका हो गया 32 3:2 इज इक्वल टू L इंटू 28। या आप इसको प्रोपोर्शन में भी लिख सकते हैं इस तरीके से 3:2 प्रोपोर्शन L इंटू 28 मीटर। ठीक है, अब आपका वही फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। ये आपके एक्सट्रीम टर्म है, ये दोनों आपके मिडिल टर्म है। तो ये हो गया 3 इंटू 28 इज इक्वल टू 2 इंटू L। तो L को वही रहने देंगे, ये आ गया 3 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 3 जा 3 4 3 जा 12, 12 का 2 1 बचा, 3 1 जा 3 4, 42 मीटर। लेंथ आपकी कितनी आ गई? 42 मीटर। अब एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। लेंथ आपकी आ गई, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5, 8.2 का 5।
42 मीटर राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 42 मीटर। ये आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा नीचे हो जाता है तो राइटिंग खराब हो जाती है। L = 42 मीटर। ठीक है, ये 2 से 2 1 सा 2, 2 14 सा 48 28, तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 42 आया। तो ये आपका आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर B6 आपका। द रेशियो ऑफ साइंस बुक्स टू दोज ऑन हिस्ट्री इज द सेम एज द रेशियो ऑफ हिस्ट्री बुक्स एंड दोज ज्योग्राफी बुक्स। द नंबर ऑफ, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है पर इतना लेंदी है नहीं। द रेशियो ऑफ साइंस बुक्स टू हिस्ट्री बुक्स। अब इसको देखो, मैं बिल्कुल साफ साफ लिख के आपको समझा रही हूँ जिससे आपको समझ में आए। साइंस बुक्स डिवाइडेड बाय हिस्ट्री बुक्स is equal to history books, the same as the ratio of history books to those geography books. Geography बुक्स। अब आपको इसमें रेशियो दिया है, हिस्ट्री साइंस की बुक्स का जो रेशियो है हिस्ट्री बुक्स के साथ वो इक्वल है हिस्ट्री बुक्स का ज्योग्राफी बुक्स के साथ। ठीक है, द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ हिस्ट्री इज 400। अब इधर देखो, अब आपको ये रेशियो समझ में आ गया। अब आपको दिया हुआ है साइंस की, इसके आगे लिखा है द नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री इज 400, दोज ऑन ज्योग्राफी इज 800, फाइंड द बुक्स ऑफ साइंस। आपको हिस्ट्री की बुक्स दी है तो अब ये साइंस की जगह साइंस ही रहने दो, SCIENCE साइंस बुक्स, इसको ऐसे रहने दो। अब हिस्ट्री बुक्स की जगह हमारे पास कितनी बुक्स हैं 400, तो हमने इधर 400 लिख दिया और यहाँ हिस्ट्री है तो यहाँ भी हमने 400 लिख दिया, डिवाइडेड बाय ज्योग्राफी बुक्स कितनी है 800। अब हम हिस्ट्री बुक्स को कैसे निकालेंगे, हिस्ट्री बुक्स को इधर रहने दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। साइंस बुक्स इज इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई, ये यहाँ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये हो गया 400, यहाँ 800, यहाँ 2 0 से 2 0 चले गए, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8। ठीक है, अब इस 2 से गया 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 200। तो साइंस की बुक्स कितनी हुई, साइंस बुक्स इज इक्वल्स टू 200। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप उसको फॉर्मूले से भी कर सकते थे, जो फॉर्मूला आपको मैंने लिखाया है एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म वाला, उससे भी कर सकते थे। एक बार आंसर चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, 200 बुक्स हैं। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। बस हमने रेशियो लगाना आना चाहिए, साइंस बुक का हिस्ट्री बुक्स के साथ था, हिस्ट्री बुक का ज्योग्राफी बुक के साथ था, इक्वल था, ये भी दिया हुआ है तभी हमने इक्वल लगाया।
तो फिर हमने वैल्यूज पुट कर दिए, नंबर ऑफ बुक्स पुट कर दिए, तो साइंस की बुक्स निकाल दी। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनकम टू एक्सपेंडिचर। इनकम क्या होती है? जो पैसे हम कमाते हैं उसको हम इनकम बोलते हैं, कि हमने जो काम किया उसके बदले में हमें जो पैसे मिलते हैं वो हमारी इनकम होती है। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर मतलब जो हमारे पास जो पैसा है उसको हम जब खर्च करते हैं, कुछ सामान खरीद के ले आके आते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए खर्च करते हैं, कुछ किसी को देने के लिए खर्च कर देते हैं, चैरिटी में दे देते हैं, या जो भी है, तो वो हमारे क्या हो गए? एक्सपेंसेस हो गए। जहाँ हमारा पैसा जा रहा है उसको हम एक्सपेंडिचर बोलेंगे, और जो हमारे पास इनकम आ रही है, जो हमने हमारे इनकम है वो। ठीक है, इनकम टू एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ अ पर्सन इज 8:7। इनकम कितनी है? 8 है और 7 एक्सपेंडिचर है। ठीक है, हिज मंथली इनकम इज 8,000। वॉट इज हिज सेविंग पर मंथ? अब देखो, अब उसकी आपको साफ समझ में आ रहा है, इनकम पूरी तो आपकी खर्च नहीं हो रही, इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर नहीं, क्योंकि उनका रेशियो दिया हुआ है। आपको रेशियो दिया है, इनकम का 8 है और एक्सपेंडिचर का 7 है। 1 का फर्क आ रहा है, 7 और 8 में 1 का फर्क है, तो 1 जो वो है वो आपका क्या है? सेविंग है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे सेविंग निकालनी है कि आपकी सेविंग कितनी है। तो आप पहले इसका लिखो, रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर, रेशियो ऑफ अ पर्सन इनकम टू एक्सपेंडिचर। इनकम टू एक्सपेंडिचर कितना है? 8:7। ठीक है, अब उसकी इनकम कितनी है? उसकी इनकम है, वो इज मंथली इनकम इज 800। तो सपोज हम इधर पे ये ले लेंगे कि उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? एक्सपेंडिचर हम इधर पे x ले लेंगे। हाँ, let the expenditure is equal to x। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 8:7 is equal to 8:8,000 डिवाइडेड बाय x। x क्या है? हमारा एक्सपेंडिचर है। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब ये x नीचे है, नीचे वाले x की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, ऊपर आने वाले का x की वैल्यू चाहिए। तो हम पहले इसका ट्रांसफर करेंगे, x इंटू 8 इंटू एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x आ गया। ये 8,000 ऐसे ही रहेगा और इसको हमने यहाँ भेज दिया, तो ये 7 है। अब हमने x को इधर ही रहने दिया, इसका ट्रांसफर किया, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ नीचे आएगा 8,000 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 8। 8 1 सा 8, 1000। तो ये हो गया आपका x इज इक्वल्स टू 7,000। क्या हो गया? 7,000 आपके एक्सपेंडिचर में। अब हम इसको, मैं इधर पे बता देती हूँ इसको, सेविंग क्या है आपकी? सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर दिख रहा है? यहाँ देखिए बिल्कुल, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम आपकी थी 8,000 माइनस 7,000 आपके एक्सपेंडिचर, तो जो 1,000 है ये आपकी क्या हो गई? सेविंग हो गई।
आगे बात समझ में। यहाँ पे रेशियो दिया है 8:7 का, जिसमें हमने मान लिया एक्सपेंडिचर हमारे x है, तो हमने इस तरीके से ले लिया 8:8, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे। यहाँ पे हमने इस तरह से भी लिख सकते थे 8:7 proportion 8,000:x। ठीक है, अब वही वाला प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसके तरीके तो बहुत है यहाँ पे। प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, फिर इसकी ये स्टेप आ जाते हैं। एक्सट्रीम टर्म ये दोनों थे x और h, वही चीज़ यहाँ पे मिडिल टर्म 8,000 और 7, x को रहने दो, x की वैल्यू कितनी आई 7,000। 7,000 क्या हुए, हमने एक्सपेंडिचर माने थे, x क्या माना था एक्सपेंडिचर, तो ये एक्सपेंडिचर 7,000 हो गए। अब सेविंग हो गई, सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। जितनी हमारी इनकम थी उसमें से हमने एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया, तो 1,000 हमारी क्या हो गई, सेविंग हो गई। ओके, बाकी मैं आपको नेक्स्ट लिंक में भेजती हूँ जो रहेगा। ओके।